देखिए, फ्री कंसेंट का अगला पार्ट है, दो पार्ट तुम लोग पढ़ लिए थे, उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव, और तीसरा पार्ट है फ्रॉड। फ्रॉड क्या है? फ्रॉड के बारे में कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 17 कि अनुबंध का अगर कोई भी पक्षकार, कोई भी पार्टी खुद या अपने साठ गांठ से अपने कोई एजेंट के द्वारा दूसरे पक्षकार को या दूसरे पक्षकार का किसी एजेंट को, क्या कहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 17 के अनुसार से अगर किसी अनुबंध का कोई पक्षकार स्वयं, माने वो पार्टी खुद या उसकी साठ गांठ से उसका कोई एजेंट अनुबंध के दूसरे पक्षकार को या उसकी साठ गांठ से उसके एजेंट को कोई भी ऐसा काम करने के लिए इंस्पायर करता है, तो कहा जाएगा कि वो कपट से प्रेरित है। तो कौन सा काम करने के लिए इंस्पायर करेगा? पहला पहला काम है किसी झूठ बात को जानबूझ के सच बताना। कोई बात झूठ है और उसको जानबूझ के सत्य बताना, ये कपट माना जाएगा। कोई बात झूठ है और उसको जानबूझ के सत्य बताना, ये कपट माना जाएगा। दूसरा, किसी ऐसी बात को छिपाना जिसका उसे ज्ञान था, उसको पता था कि ये चीज ऐसा नहीं है, फिर भी उस बात को उसने उसमें छुपा लिया। तीसरा, पूरा नहीं करने के ऑब्जेक्ट से दिया गया कोई भी प्रॉमिस। प्रॉमिस तो हम कर लिए, लेकिन वो जान रहा था कि हमको इसको पूरा नहीं करना है। प्रॉमिस भले हो गया, लेकिन उसको पता था कि इसको हमको पूरा नहीं करना है। चौथा, कोई ऐसा काम जिसका उद्देश्य ही था धोखा देना। और पांचवा, कोई ऐसा काम जिसको राज नियम ने ही कपट घोषित कर रखा है, कानून ने ही उसको कपट घोषित रखा है। और लास्ट वन है, कभी कभी चुप रहना भी, मौन रहना भी कपट माना जाता है। समटाइम्स अगर आप चुप रहते हैं तो वो भी कपट की श्रेणी में माना जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स, इसका 6 ऐसा काम बताया कि अगर ये 6 काम है तो वो फ्रॉड होगा। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल ये कहता है कि ए ने बी को अपना हॉर्स बेचना था। ए को बी के हाथ में अपना हॉर्स बेचना था और हॉर्स बेचने के लिए उसने उससे एक रेट तय किया। वो रेट तय भी हो गया, लेकिन ए को पता था कि मेरा जो हॉर्स है उसका जो पैर है, पैर का निचला जो खुर है, उस खुर में पूरा दरार है। घोड़ा का वैल्यू तभी होता है जब उसका पैर का खुर मजबूत हो, इसीलिए उसके खुर के नीचे पैर का जो सबसे लास्ट निचला जो पोर्शन होता है वहां पर लोहा का पट्टी लगा दिया जाता है ताकि वो घिसेगा नहीं। अगर घोड़ा का पैर ही खुर जो है घिस जाएगा तो वो दौड़ेगा कैसे, चलेगा कैसे? उसका वैल्यू तभी है, नहीं तो फिर तो वो घोड़ा बैठ जाएगा, और जब घोड़ा बैठ गया तो उसका कोई कीमत नहीं रह जाता है। गाय अगर दूध नहीं दे तो उसका कोई कीमत नहीं रह जाता है। वही साथ घोड़ा का है कि घोड़ा का खुर में अगर दरार है और जानबूझ के वो नीचे से लोहे का पट्टी लगाकर और उसको बेच दिया, तो ये कहा जाएगा कि ये कपट किया, क्योंकि उसको पता था कि घोड़े के खुर में दरार और नीचे से वो लोहा का पट्टी लगा दिया ताकि वो देख नहीं पाएगा, तो उसने कपट किया है। दूसरा चीज है, इसी को उल्टा हम एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को हम उल्टा कर देते हैं कि बी ने ए से कहा कि मैं आपका घोड़ा खरीदूंगा बशर्ते ये घोड़ा अच्छा हो, स्वस्थ हो, बीमार नहीं हो। और ए चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता, जबकि ए को पता है कि जो घोड़ा हम बेचने जा रहे हैं उसके खुर में दरार है, और ए कुछ बोला नहीं, चुप रह गया। तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि ए के द्वारा कपट किया गया, क्योंकि बी ने यह कहा कि मैं आपका घोड़ा खरीदूंगा बशर्ते कि ये स्वस्थ हो, बीमार नहीं हो, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। और ए को पता है कि उसको बीमारी है, बावजूद वो चुप रहता है, तो कहा जाएगा कि ए ने वहां पर मौन रहकर कपट किया है उसके साथ में। अब फ्रॉड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्रॉड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फ्रॉड जो होता है वो अनुबंध का जो पक्षकार है वो स्वयं करता है या उसकी साठ गांठ से उसका कोई एजेंट होता है वो करता है। जरूरी नहीं है कि फ्रॉड खुद किया जाए, बल्कि हम अपने एजेंट को भी अगर झूठ सच सिखा दे कि तुम भी ऐसे ही झूठ सच बोलना वहां पर, तो वहां भी फ्रॉड माना जाता है। ये जरूरी नहीं है कि फ्रॉड स्वयं किया जाए, पार्टी स्वयं करे, बल्कि उसकी सहमति से उसका जो एजेंट है जो उसके बिहाफ में काम कर रहा है वो भी फ्रॉड कर सकता है। नेक्स्ट, उसका जो ऑब्जेक्ट हो वो फ्रॉड करना ऑब्जेक्ट हो। अगर गलती से हो गया काम
तो उसको फ्रॉड नहीं माना जाता है। फ्रॉड जब भी किया जाता है जानबूझ कर किया जाता है, उसको पता है कि इसके घोड़े के खुर में दरार है, बावजूद वो अपना घोड़ा को चुपचाप किसी तरह से बेच के सल्टा देना चाहता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर दूसरा पक्षकार को, जो अनुबंध का दूसरा पार्टी है, अगर उसको ये पता चल गया कि इसके खुर में दरार है और बावजूद वो खरीद रहा है, तो वो कपट नहीं माना जाएगा। ध्यान दीजिए, दूसरे पक्षकार को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके खुर में दरार है, पैर का जो नीचे का खुर है उसमें दरार है, ये दूसरा पार्टी को नहीं पता चलना चाहिए, सिर्फ पहला पार्टी को पता चलना चाहिए। अगर दूसरा पार्टी को पता चल गया कि इसके खुर में दरार है, तो वो कपट नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर तुमको पता चल ही गया तो तुमको वो सामान खरीदना नहीं चाहिए था, और जानबूझकर तुमको पता है फिर भी तुम सामान खरीद रहा है, तो ये कपट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, उसका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो ऑलवेज इंस्पायरेबल होना चाहिए, फोर्सली नहीं होना चाहिए। जैसे उत्पीड़न में क्या होता है कि आप उस पर बल प्रयोग करते हैं, हिंसा करते हैं, आतंक करते हैं। इसमें आप कोई बल प्रयोग नहीं करते, इसमें कोई हिंसा नहीं करते, बल्कि आप दूसरे पक्षकार को इंस्पायर करते हैं कि आप अनुबंध हमसे कीजिए। आप उसको घोड़ा को बहुत अच्छा चमका दिए, नहला दिए, उसको रंग पेंट लगा दिए, साबुन पेंट करके उसको दिखा दिए कि देखो ये इतना अच्छा घोड़ा है, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो निचला पोर्शन है उसको आप छिपा कर रखे हैं, और उसका हिल डोल लंबाई चौड़ाई देख के आप पर्सन हो गए कि ठीक है इस घोड़ा को हम खरीद लेंगे, लेकिन वास्तविक क्या है कि वो घोड़ा के खुर में दरार है, वो खरीदने लायक नहीं है। तो यहाँ पर कहता है कि हमेशा इंस्पायर किया जाता है, बढ़िया बढ़िया चीज उसका दिखा दिए और उसका जो अवगुण है उसको छुपा लिए, जो उसका मेन चीज है। तो यहाँ पर इंस्पायर किया जाता है, कोई हिंसा नहीं होता है, कोई आतंक नहीं होता है, कोई बल प्रयोग नहीं होता है। अब फ्रॉड में क्या क्या बात को शामिल किया गया है। सबसे पहला बात आपको परिभाषा में बता दिया गया है कि कोई असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताना। कोई बात गलत है और जानबूझकर हम उसको सही ठहराना चाह रहे हैं कि नहीं ये बात तो सही है, तो इसी को फ्रॉड कहा जाता है, जानबूझकर सत्य बताना। कोई बात असत्य है लेकिन जानबूझकर अगर सत्य बताया जाए तो उसको फ्रॉड माना जाता है। दूसरा बात, एक्टिव होकर, मतलब कोई बात सक्रिय रूप से छिपा लेना। जिस चीज की आपको जानकारी है और उस बात को आप सक्रिय रूप से अगर छिपा लेते हैं तो वो भी माना जाता है कि ये फ्रॉड है। इसका जैसे एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं, सरिया में बहुत इसका एग्जांपल आपको मिलेगा। मान लीजिए कि ए अपना जमीन बी को बेच रहा है, ये हम मान ले कि ए अपना जमीन बी को बेच रहा है, और बी को जब अपना वो जमीन बेच रहा है तो ए क्या किया कि ऑलरेडी वो जमीन सी को भी बेच चुका था। ए अपना जमीन ऑलरेडी सी को भी बेच चुका था, उसमें भी एडवांस ले लिया था, और बी को भी वही जमीन बेचा, लेकिन बी को क्या पता था कि वो सी को जमीन बेचा था, और वो जानबूझ के कह रहा है कि मेरी जो संपत्ति है वो बिना किसी मॉर्गेज के है, बिना किसी भार के है, हमने किसी को ये जमीन नहीं बेचा, जमीन में तो लिखा हुआ नहीं है कि वो सी को बेचा था। और बी इस बात को बिना जाने कि वो सी को जमीन बेचा था, वो बी ए से जमीन खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर क्या किया है, ए जानबूझकर जो बात सत्य है उसको छिपाया है, तो ये क्या कहा जाएगा कि ये कपट किया गया है। कहीं जमीन पर तो लिखा नहीं रहता, अगर बाउंड्री किया हुआ है, दीवार दिया हुआ है, तो भला उसका ये पहचान है कि ये किसी के अंडर में, कब्जे में है। लेकिन जब कोई पहचान ही नहीं है तो उसको हम कैसे मान लें कि वो अंडर कब्जे में है। इसी का एक एग्जाम्पल और दिया है, केस लॉ दिया है, श्रीमती रामीबाई वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। श्रीमती रामीबाई वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1982 का केस है और मध्य प्रदेश का ये केस है। मध्य प्रदेश में हुआ क्या था कि रामीबाई एक महिला थी, उसने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से अपने जिंदगी का बीमा करवाया, अपने जीवन का बीमा करवाया, इंश्योरेंस करवाया। और इंश्योरेंस करवाने समय, आज के डेट में तो खैर ज्यादा कड़ा हो गया इंश्योरेंस के, अब जब इंश्योरेंस होता है तो इसमें डेट ऑफ बर्थ देना पड़ता है। पहले के जमाने में डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया जाता था, जो आप बोल दिए वही हो गया। स्कूल में भी नाम लिखाते समय जो डेट ऑफ बर्थ दे दिए वही हो गया। लोग उस समय 4 साल का था, जानबूझ के छिपा लेता था कि हम 2 साल के हैं या 5 साल के हैं, एज को बढ़ा भी देता था, घटा भी देता था। और थोड़ा बहुत अगर प्रमाण में दिया जाता था तो जो पंडित जी जन्म पत्री बनाते थे, हॉरोस्कोप जो बनाते थे, वही बना के दे दिया जाता था कि यही इसका डेट ऑफ बर्थ है। और रामीबाई ने ऐसा ही किया कि उसने अपना डेट ऑफ बर्थ के बदले में अपना जन्म पत्री दे दिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, जिसमें उसने अपना एज छिपाया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एक रूल है
कि जो व्यक्ति जितना कम उम्र का होगा उसका प्रीमियम उतना कम लिया जाएगा, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा उम्र का होगा उससे प्रीमियम उतना ज्यादा लिया जाएगा। ये LIC का रूल है। अगर आप 10 साल की उम्र में कराते हैं और आपका प्रीमियम अगर 1 करोड़ रुपया, इंश्योरेंस अगर आप 1 करोड़ रुपया का कराए, तो मान लीजिए कि अगर प्रीमियम 10,000 दे रहे हैं 10 साल की उम्र में, तो वही अगर 8 साल का बच्चा कराएगा 1 करोड़ रुपया का इंश्योरेंस, तो वो 10,000 नहीं देगा, वो 8,000 रुपया देगा। जितना कम उम्र का कराइएगा उतना आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो प्रीमियम का अमाउंट आपसे कम लेती है LIC, और जितना ज्यादा उम्र में कराइएगा उतना ज्यादा इंश्योरेंस का प्रीमियम आपसे लेती है। इसका लॉजिक ये है कि इंश्योरेंस कंपनी ये मान के चलती है कि जितना कम उम्र का है आदमी उतना जिंदा रहने का आशा है, और जितना ज्यादा उम्र का है उतना कम जिंदा रहने का आशा है। तो अगर मान लीजिए कोई 50 साल का आदमी का वो इंश्योरेंस कर दे, और उसका उम्र अब कितना बच रहा है, 20-25 साल बचेगा, और उससे ज्यादा इस जमाने में क्या बचेगा। तो वैसे स्थिति में जब ज्यादा उम्र वाला आदमी का आप इंश्योरेंस कीजिएगा, तो आपको ये डर डर के रहना पड़ेगा कि आदमी कब टपक जाएगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा मिलेगा ही नहीं, और प्रीमियम का पैसा मिले बगैर हमको इसका पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा। जबकि 9 साल का आदमी, 8 साल का आदमी, 7 साल का आदमी का तो जिंदगी अभी लंबा चलेगा, इसलिए उसके प्रीमियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है LIC का रूल कि ज्यादा उम्र का आदमी से ज्यादा प्रीमियम लेता है, कम उम्र का आदमी से कम प्रीमियम लेता है। और रामी बाई ने क्या किया कि अपना उम्र एक्चुअल में था 60 साल, और उसने अपनी उम्र को बता दिया 48 साल, और प्रमाण के बदले में क्या दे दिया, पंडित जी द्वारा बनाया गया जन्म पत्री को दे दिया। और LIC ने 48 साल के आधार पर 48 साल वाला उसका प्रीमियम तय कर दिया, कम पैसा प्रीमियम तय कर दिया। और इसी बीच में क्या हुआ कि वो रामी बाई गुजर गई। अब जब रामी बाई गुजर गई तो उसका जो नॉमिनी था वो क्लेम किया पैसा के लिए। LIC को पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया है। बाद में जब वो जांच पड़ताल किया तो पता चला कि ये तो 60 साल की महिला थी, और हमको जानबूझ के दिखा दिया अपना पेपर 48 साल का। और LIC ने उसके नॉमिनी को पैसा देने से इनकार कर दिया, और कोर्ट ने भी LIC के पक्ष में ही पैसा दिया कि रामी बाई ने फ्रॉड किया था। दूसरा एक एग्जांपल है कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। बहुत मतलब हाई प्रोफाइल ये केस था। ये केस आप लोग को भी जानना चाहिए एज ए स्टूडेंट। कृष्णा एक आप ही लोग के जैसा चालाक स्टूडेंट है। जैसे आप लोग चालाक स्टूडेंट है, वैसे कृष्णा भी एक चालाक स्टूडेंट था। और जैसे आप लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अधीन सरिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वैसे कृष्णा भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अधीन किसी कॉलेज में पढ़ रहा था। जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है तो एग्जामिनेशन फॉर्म में ये शपथ दिया जाता है कि मैं 75% अटेंडेंस पूरा करने के बाद ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा हूँ, ये शपथ दिया जाता है। फॉर्म के नीचे देखिएगा, आप लोग जो प्रिंट आउट निकालते हैं उसके पीछे लिखा हुआ भी रहता है, या ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि ये 75%, या एडमिशन कराए होंगे तो उसमें भी शपथ पत्र भरा हुआ रहता है, भरना पड़ता है कि आप 75% अटेंडेंस के रूल को फॉलो करेंगे। और कृष्णा ने क्या किया कि उसने 75% अटेंडेंस किए बगैर फॉर्म भर दिया। उसने 75% अटेंडेंस किया ही नहीं, और उसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर दिया। जब यूनिवर्सिटी को ये पता चला कि ये आदमी 75% अटेंडेंस नहीं किया है, ये धोखा किया है, ये फ्रॉड किया, तो उसने उसके एडमिट कार्ड को रोक दिया, परीक्षा देने से उसको वंचित कर दिया कि आपको हम परीक्षा देने नहीं देंगे, आपको हम वंचित करते हैं परीक्षा देने से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया, कृष्णा को भी दोषी ठहराया और यूनिवर्सिटी को भी दोषी ठहराया। कृष्णा को यह बताया कि आपने जानबूझ के फ्रॉड किया है, यूनिवर्सिटी को इसलिए दोषी ठहराया कि आपको अटेंडेंस रजिस्टर में देख लेना चाहिए था कि इसका अटेंडेंस पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसका अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ तो इसको फॉर्म भरने ही नहीं देना चाहिए था। और कृष्णा को इसलिए दोषी ठहराया कि उसने जानबूझ के गलत हलफनामा देकर फॉर्म भरा था। तो यह है कि मतलब जानबूझकर असत्य बात को सत्य बात को छुपा लेना, जो सत्यता है उसको नहीं बताना, ताकि उससे हो सकता है कि अनुबंध प्रभावित हो जाए। कई बार होता है, इसी का एक अगला पॉइंट है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज। अगर प्रकट करना वैधानिक उत्तरदायित्व है, अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं जिसमें किसी भी बात को अगर बताना वैधानिक उत्तरदायित्व है, तो वैसे स्थिति में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वो बताने के लिए बाध्य होगा
इसमें क्या क्या है, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो आपको जमीन वाला मामला हम बता रहे हैं, उसमें जब भी टाइटल का ट्रांसफर होता है, यानी एक जमीन दूसरे एक मालिक से दूसरे मालिक तक जैसे जाता है, तो वैसे उसका रूल होता है कि एक मालिक से दूसरे मालिक पर आप जैसे ही जमीन जाएगा तो पिछले मालिक को ये बताना पड़ेगा कि इस जमीन पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है, कोई इसी तरह इस पर किसी तरह का समस्या नहीं है, उसको बताना पड़ेगा। ये टाइटल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रूल में लिखा हुआ है। अगर नहीं बताता है तो जो बेचने वाला है वो फ्रॉड का दोषी माना जाएगा। कई बार होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ये सद्भावना वाले अनुबंध, सद्भावना वाले अनुबंध में भी ये अनुबंध का जो पक्षकार होता है वो नियम कहता है कि बिना पूछे पहला पार्टी को बता देना चाहिए दूसरा पार्टी को कि अगर उस अनुबंध से संबंधित कोई विशेष बातें हैं तो वो बता दे। उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जो अभी आपको एग्जांपल हम दिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में जो व्यक्ति है उसको 2-3 चीज बताना चाहिए इंश्योरेंस कराते समय। पहला, उसको सही सही एज बताना चाहिए। दूसरा चीज उसको कि अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी भी पहले स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर कोई आपके पास बीमारी है तो वो भी स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि बीमार व्यक्ति का इंश्योरेंस होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है या हो सकता है उसका प्रीमियम ज्यादा तय करना पड़ता है। तो ये भी बीमार व्यक्ति का भी इंश्योरेंस कराते समय उसकी बीमारी का जिक्र पहले हो जाना चाहिए। अगर छिपाया है अपनी बीमारी तो आप फ्रॉड के दोषी माने जाएंगे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट, साझेदारी का अनुबंध। साझेदारी के अनुबंध में आप पढ़े हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स कि पहले एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है। उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सारे पार्टनर जो जो उस बिजनेस से संबंधित बात है वो सारा बात को खुलकर दिखाते हैं, लिखते हैं, बताते हैं कि ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है। कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर से कुछ छिपाए नहीं, ऐसा नहीं कि उसको बताने से इनकार करे, वो उसको फुल्ली तरीके से बताते। नेक्स्ट है शेयर परचेज करने के संबंध में। अगर कोई पार्टनर अगर कोई कंपनी शेयर सेल कर रही है, शेयर बेचना चाह रही है और कोई व्यक्ति शेयर खरीदना चाह रहा है, तो शेयर बेचने से पहले कंपनी का ये कर्तव्य बनता है कि वो पहले बता दे कि शेयर हम जो बेच रहे हैं वो शेयर का उद्देश्य क्या होगा। क्या हम शेयर से लैंड परचेज करेंगे, शेयर से क्या हम बिल्डिंग परचेज करेंगे, शेयर से क्या हम किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, ये चीज बताना चाहिए। अब बताइए कि अगर शेयर से वो लैंड परचेज करेगा या शेयर से बिल्डिंग परचेज करेगा या शेयर से कोई नया इन्वेस्टमेंट करेगा या शेयर से कोई लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है इससे। अगर शेयर से जनता को शेयर बेचकर और जनता के पैसा से अगर लैंड परचेज किया जाए तो इसका मतलब कंपनी आगे बढ़ रही है। अगर बिल्डिंग परचेज किया जाए तो कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करे उस पैसा से तो कंपनी आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि उसका शेयर का दाम बढ़ सकता है। कंपनी बढ़ेगी, कंपनी का लाभ बढ़ेगा तो शेयर होल्डर का डिविडेंड भी बढ़ेगा। लेकिन अगर उससे वो अपना डिवेंचर का पेमेंट करे, उस पैसा से कोई कर्जा का पेमेंट करे, तो इसका मतलब कि कंपनी हमसे पैसा ले रही है और अपना पुराना कर्जा का पेमेंट कर रही है, तो कंपनी से हमने आगे नहीं बढ़ेगी, तो हमको भी कोई डिविडेंड मिलने का आशा नहीं है ज्यादा। इसलिए शेयर होल्डर ये जानना चाहता है कि उस पैसा से क्या किया जाएगा। अगर कंपनी एसेट्स परचेज करेगी तो इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। अगर कंपनी एसेट्स परचेज करने के बजाय कोई लायबिलिटी का पेमेंट करेगी तो वहां पर शेयर परचेज करना ठीक नहीं रहेगा। तो ये बता देना जरूरी है। अब कंपनी छुपा ले अगर ये बात को कि वो क्या करेगी आपके शेयर के पैसे से, तो ये कंपनी फ्रॉड कर रही है आपके साथ में। नेक्स्ट है लैंड का सेल और परचेज। लैंड वाले एग्जांपल तो आपको पहले भी बता दिए हैं। नेक्स्ट है फैमिलियर। कई बार एक पिता के 2-3 संतान होते हैं, 2-3 पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती है, तो वैसी स्थिति में ये फैमिलियर रिलेशन होता है। भाई भाई के बीच में बंटवारा होता है, भाई बहन के बीच में बंटवारा होता है। और भाई भाई के बीच में बंटवारा होता है अगर एक बड़ा भाई दूसरा छोटा भाई जो कहीं पढ़ने के लिए गया हुआ था उसको पता नहीं है कि मेरे पिताजी की कितनी जमीन है, तो बड़ा भाई को ये छिपा नहीं लेना चाहिए कि हमारे पिताजी की ये 4 प्लॉट है जिसमें 2 प्लॉट तेरा होगा, 2 प्लॉट मेरा होगा। बस उसको खाली वो छुपा के अगर ये बता दे कि देखो बाबू जो घर में हम लोग रह रहे हैं ना, यही वाला घर हम लोग का है, इसमें आधा तुमको दे देते हैं, आधा हम रख लेते हैं,
अब बाकी 3 प्लॉट दूसरे जगह है पिताजी का, वो बड़ा भाई को पता है, छोटा को पता नहीं, क्योंकि वो बच्चे से बाहर पढ़ रहा है और उसको पता नहीं है, और वो छुपा के क्या किया, वो तीनों प्लॉट को अपने नाम से रखना चाहता है। तो ये भी फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि पारिवारिक भूमि संपत्ति वगैरह के बंटवारे में सभी भाई को खुल के बता देना चाहिए कि ये पिताजी की संपत्ति थी और इस संपत्ति में हम लोग को ये हक बनेगा, फिर बंटवारा कीजिए कि आपके हिस्सा में कितना आएगा, आपके हिस्सा में कितना आएगा। लेकिन अगर एक बड़ा भाई जानबूझ के छिपा लेता है कि पिताजी का टोटल 4 प्लॉट था और छोटा भाई तो जिंदगी भर बाहर में पढ़ रहा था, वो तो बाहर से पढ़ के अभी आया ही है यहाँ पर, उसको पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी का 4 प्लॉट था, मेरे जाने के बाद 3 और प्लॉट खरीदा गया था, जिस घर में वो जन्म लिया उसी को वो मान रहा था, और उसी में उसका बड़ा भाई आधा आधा बांट के उसको आधा हिस्सा दे दिया और बाकी 3 प्लॉट उधर छिपा लिया। तो ये भी फ्रॉड माना जाता है। नेक्स्ट है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। कई बार बैंक लोन देते समय एक गारंटर खड़ा करवाती है। बैंक कहती है कि हम आपको लोन तो देंगे, लेकिन आपको एक गारंटर खड़ा करना पड़ेगा, और गारंटर को ये पता है कि जिस आदमी को बैंक लोन देने जा रही है वो ऑलरेडी पहले से कर्जा में डूबा हुआ है, वो पहले से कर्जा में डूबा हुआ, तो वो बैंक का कर्जा कहाँ से पेमेंट करेगा। जब वो बैंक का कर्जा पेमेंट ही नहीं कर पाएगा, तो वैसी स्थिति में वो चाहे तो कह सकता है कि भैया देखो, हम बैंक का कर्जा पेमेंट करने की स्थिति में तुम नहीं है, तुम बैंक से कर्जा मत लो। लेकिन बावजूद वो उसको भी नहीं कहा और बैंक को भी नहीं कहा कि उसको कर्जा मत दीजिए, बैंक से भी उसने छुपा लिया, और उसको भी सलाह नहीं दिया कि बैंक से कर्जा तुम मत लो, तुम ऑलरेडी तो कर्जा पहले से ले चुका है। ऐसी स्थिति में बैंक से भी अगर ये बात को छुपाया है वो गारंटर, तो ये भी फ्रॉड माना जाएगा, जबकि उसको बैंक को बता देना चाहिए था कि भैया देखिए, आप बैंक अगर आप हैं और आप मिस्टर ए को लोन दे रहे हैं, हम इसका दोस्त है या हम इसके रिश्तेदार हैं, हम इसके परिचित, हम जान रहे हैं कि बहुत ऑलरेडी कर्जा में डूबा हुआ है, तो आप इसको मत दीजिए कोई पैसा। नेक्स्ट है पूरा नहीं करने के ऑब्जेक्ट से दिया गया वचन। हम आपको कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिए, एग्रीमेंट कर भी लिए, और हम उसको पूरा कर ही नहीं सकते हैं। एक दिवालिया आदमी क्या किसी भी ऋण का भुगतान कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी दिवालिया है, उसका सारा एसेट्स बिक चुका है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं बचा है। जब सारा एसेट्स बिक चुका है, कोई संपत्ति नहीं बचा है, तो वो कैसे किसी के ऋण का भुगतान करेगा? और वो दिवालिया आदमी किसी से कॉन्टेक्ट कर लेगा, चलो तुम हमको कर्जा दो 10,000 रुपया, तुमको हम 1 महीना के बाद 10,000 दे देंगे। तो ये पूरा नहीं करने के अभिप्राय से दिया गया वचन है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दिवालिया आदमी है, वो कहाँ से पेमेंट करेगा। तो यहाँ है कि पूरा नहीं करने के अभिप्राय से दिया गया कोई भी वचन फ्रॉड माना जाता है। नेक्स्ट है, कई बार कानून ऐसा कहता है कि कुछ ऐसे काम है जिसको कपट घोषित कर दिया गया है पूर्व में कानून के द्वारा ही। जैसे प्रोस्पेक्टस जब कंपनियां इशू करती है, तो प्रोस्पेक्टस इशू करते समय कंपनी को सारी बातों का जिक्र उसमें करना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस जो हम इशू कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपने छिपाव किया है, प्रोस्पेक्टस में कोई बात नहीं बताया है पब्लिक के बीच में, तो ये राज नियम द्वारा कपट में घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉड बाय साइलेंस। आपको पहले भी बताया गया है कि कभी कभी चुप रहना भी फ्रॉड माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल में बी ने ए से ये कहा था कि अगर तुम कुछ ना कहो तो ये मैं मान लूं कि तुम्हारा घोड़ा बहुत बढ़िया है, हिस्ट पुष्ट है, कोई बीमारी नहीं है, और ए जान रहा है कि उसके खुर में दरार है, बावजूद वो चुप है, ना वो कह रहा हाँ ना वो कह रहा ना, तो यहाँ चुप रहना भी फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट है कि ये कंपल्सन है कि फ्रॉड तभी फ्रॉड माना जाता है जब अनुबंध के दूसरे पक्षकार को धोखा हुआ हो। अगर अनुबंध के दूसरे पक्षकार को धोखा नहीं हुआ तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। अगर वो जान गया कि मेरे साथ फ्रॉड होने वाला और वो अनुबंध से अपना हाथ खींच लिया, तो वो फ्रॉड कभी नहीं माना जाता। फ्रॉड तभी फ्रॉड होता है जब ये सत्य हो, ये प्रमाणित हो कि दूसरा पक्षकार को धोखा हुआ है। अब ये सारा चीज होने के बाद इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, अनुबंध पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहला प्रभाव ये पड़ता है कि ये वाइडेबल हो जाता है। वाइडेबल का मतलब है कि जब शुरू में आप अनुबंध कर रहे होते हैं तब तो बिल्कुल ये लीगल होता है, तब तो बिल्कुल ये सही होता है, लेकिन पीड़ित पक्षकार, जिस पक्षकार के ऊपर फ्रॉड का प्रयोग किया गया है वो पीड़ित पक्षकार है, उसको कष्ट हुआ है और वो न्यायालय में पूरे प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर देता है कि मेरे साथ कपट हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे पीड़ा हुई है, तो वैसे स्थिति में न्यायालय इसको व्यर्थ घोषित कर देता है।
नेक्स्ट है अफर्म, मतलब वो अनुबंध की पुष्टि की मांग कर सकता है, यानी कि वो कह सकता है कि मुझे जो घोड़ा दिया गया है उसके खुर में दरार है, मैं यह अनुबंध को कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, मुझे दूसरा कोई घोड़ा ला कर दीजिए जिसके खुर में दरार नहीं हो। आपने पैसा लिया है, ये घोड़ा आप बीमार घोड़ा रख लीजिए, मुझे ऐसा फ्रेश घोड़ा दीजिए जिसमें कोई बीमारी ना हो, जिसके खुर में दरार नहीं हो और वो बिल्कुल हिस्ट पुष्ट चंगा हो। वो घोड़ा की मांग वो कर सकता है चाहे तो। नेक्स्ट है डिमांड फॉर रिस्टिट्यूशन। डिमांड फॉर रिस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर वो नया घोड़ा दे पाने की स्थिति में नहीं है, उसके साथ जिसने धोखा किया है वो नया घोड़ा नहीं दे पाएगा, तो वो चाहे तो दूसरे घोड़े की मांग कर सकता है। अगर दूसरा घोड़ा भी उसको नहीं मिलता है तो वो चाहे तो वैसी स्थिति में कह सकता है कि जो पैसा आप लिए हैं वो पैसा भैया हमको आप लौटा दीजिए। अगर आप घोड़ा नहीं दे सकते हैं तो पैसा मेरा लौटा दीजिए। और लास्ट वन है वो कंपनसेशन की भी मांग कर सकता है। वो कह सकता है कि मुझे क्षतिपूर्ति दे दीजिए। अगर कोई पैसा ज्यादा दिन तक आप रख लिए, न घोड़ा दे रहे हैं न पैसा दे रहे हैं, तो आप क्षतिपूर्ति की मांग उससे कर सकते हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जस्ट मिनट, हेलो। ये हो गया आपका, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब इस रूल का कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब है कि कपट तो है लेकिन वो व्यर्थ घोषित नहीं हो सकता है, कानून उसको व्यर्थ घोषित नहीं करता है जरूर कपट, छिपाव भी किया गया है, सब कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता जुलता है, लेकिन उसको कपट कानून नहीं मानता है। पहला, अगर अनुबंध का दूसरा पार्टी को उसकी बात की सत्यता का पता लगाने का पर्याप्त साधन था, वो खोज खबर कर सकता था कि उसने क्या जो कॉन्ट्रैक्ट वो करने जा रहा है क्या उसके पैर के खुर में दरार है या नहीं, तो वो चाहे तो वो पता लगा सकता था, वो लोहा हटाकर देख सकता था कि उसके पैर के खुर में दरार है कि नहीं, क्योंकि लोहा हट जाता है, ऐसा नहीं है कि लोहा नहीं हटता, वो हट जाता है। अगर बावजूद आपने नहीं हटा के देखा है और आप बिना मतलब चेक किए हुए आप खरीद लिए हैं, तो ये कपट नहीं माना जाता है। मतलब जिस सत्यता को आप आसानी से पता कर सकते थे, अगर वो सत्यता को आपने आसानी से नहीं पता किया है, तो ये आपकी भी लापरवाही सामने आती है और ऐसे स्थिति में ये कपट कभी कभी कानून नहीं मानता है। दूसरा, अगर सहमति कपट के द्वारा नहीं प्राप्त की गई है, सहमति कपट के द्वारा नहीं प्राप्त की गई है, यानी कि इसके एग्जांपल में आपको समझाते हैं कि ए ने बी को उस समय कहा कि घोड़ा बीमार नहीं है जिस समय सचमुच में घोड़ा बीमार नहीं था, जब एग्रीमेंट हुआ, लेकिन जिस दिन घोड़ा को वो खरीद के ले जा रहा था उस दिन वो बीमार हो गया, तब वो कपट उस समय जिस समय अनुबंध किया गया था उस समय वो कपट नहीं था, जब डिलीवरी हो रहा था उस समय वो बीमार पड़ गया था, इसलिए ये भी कपट से प्रेरित नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई समय बीत गया हो, यानी फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को पहले कह दिया कि देखिए भैया घोड़ा ले जा रहे हैं, 10 दिन तक आप इसको देख लीजिए, अगर 10 दिन तक में अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप आके बता दीजिएगा, दूसरा घोड़ा दे देंगे या पैसा वापस दे देंगे। ऐसा अगर वो कुछ समय सीमा सब निर्धारण हो गया और 10 दिन बीत गया और 10 दिन तक वो कुछ नहीं आकर कहता है, चुपचाप रहता है, तो ये माना जाएगा कि ये कपट नहीं है। अब 11वां दिन आप समय बीतने के बाद आइएगा तो वो कपट नहीं माना जाएगा। अगर अनुबंध को फिर से पुरानी स्थिति में ला पाना संभव नहीं है, आपने एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने एडवांस ले लिया और वो घोड़ा ही मर गया, तो घोड़ा ही मर गया तो आप किसकी बिक्री करेंगे, वो डिलीवरी हुआ नहीं, घोड़ा घोड़ा यहीं पर है, आपके अस्तबल में ही पड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो कपट नहीं माना जाएगा। बहुत से बहुत ये होगा कि जो एडवांस पैसा आप लिए हैं
वो एडवांस पैसा आपको लौटा देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ ऐसे इसके एक्सेप्शन है जो ये बताने का प्रयास करता है कि जहां पर ये अनुबंध कपट से प्रेरित नहीं था। So this is all about the fraud.